अस्सलाम वालेकुम। मुनफरद तर्जीहों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे बात की थी। सागदार साहब ने कहा है कि हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि टाइम नहीं रहा, बहुत महंगा है, अब ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये सागदार साहब, खैर ये तो इनके सियासी ईमान का हिस्सा है, लोगों को बेवकूफ़ समझना और बेवकूफ़ बनाना। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लोकल बॉडीज़ ये मर्दमशुमारी की तरह अव्वल तो ये कराएंगे नहीं जी, और अगर कराना पड़ गया तो ये वारदात डालेंगे, लागत को ज़मीन से आसमान पे ले जाएंगे। ठीक है, अब दो बातें हैं, टाइम थोड़ा रह गया। मैं पूछता हूँ कि पिछले 3 साल झक मार रहे थे। डेमोक्रेसी की बुनियाद है, रूह है, सब कुछ। अच्छा, और पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि कोई नहीं मानता, सारे कहते हैं धांधली और लानत। छोटे से मामले में धांधली हो तो क़यामत आ जाती है और इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला हो रहा होता है, धांधली धांधली। ये 3 साल बंदा पूछे तुम करते क्या रहे हो, अब भी इसको और लटका लो, लेकिन वारदात नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी रह गई ये बात कर रहे हैं महंगी होगी, तो मेरे पास कुछ फिगर 2 बड़ी कंपनियों के, मैंने एज एन इंडिविजुअल नहीं, हमने मिल के, जान के मैं नाम नहीं ले रहा, $1 फी वोट या वोटर आप कह लो, इलेक्शन कमीशन का तखमीना है $3। ये टिपिकल पाकिस्तानी वारदात। अच्छा, एक और बात कि इस सिस्टम से इलेक्शन में अखराजात जी पहले से 15 ta 50% कम होंगे। 15 और ये 15 से जी। 50% तक कम हो जाएंगे। 2 कंपनीज हैं, जिसका दिल करे हमसे बात कर ले, हमसे नाम ले ले। ठीक है, नून लीग को इन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है धांधली के, ये चैंपियंस हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, इनको इस काम से रोकने के लिए एक तरीका, ये वहां भी करेंगे वारदात, इसमें कोई शक नहीं, वो फूल प्रूफ नहीं हो सकता। फूल प्रूफ जिंदगी में कुछ नहीं होता, खुद जिंदगी फूल प्रूफ नहीं होती। ठीक है, ये जो है ना राइट टू वोट, ये बिल्कुल बकवास है विदाउट द राइट सिस्टम। आप मेरी बात समझ रहे हो? राइट टू वोट तो है, लेकिन आपका सिस्टम बेकार है। मेरा वोट आपने उसके साथ टेम्परिंग करनी है। और एक अहम तरीन बात जिसमें ये वारदातें डालते हैं कि रियल टाइम में आखिरी वोट पड़ेगा तो कंक्लूड हो जाएगा सारा कुछ। ठीक, फिर इसके फायदे मजीद क्या होंगे मैं पढ़ देता हूं आपको। एक्यूरेट होगा, स्पीडी होगा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑडिटेबल होगा, इंटेग्रिटी इसकी, कॉस्ट रिडक्शन मैंने पहले कहा है कि 15 से 50 के दरमियान कम हो जाएगा जी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये उसकी वजह है इनकी नीयतें, चूंकि उनमें सवाए कोर्ट के है ही कुछ नहीं। वो जो मैं तंग आके मैंने पिछले दिनों कहा था ना कि अपनी बददियांती, अपनी बेईमानी में से अवाम को डिस्काउंट दे दो, वो बुनियादी तौर पर इसलिए ये ठीक हो नहीं सकते। वो किसी दुम का किस्सा है कि पता नहीं वो 1000 साल लोहे की नलकी में रखी गई, नलकी लोहे की को जंग लग गया, वो गल सड़ गई, दुम फिर यूं घूम के बराबर आ गई। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर, और मैं समझता हूं कि पीटीआई को पनामा का फैसला आ जाए, उस पे जो कुछ उन्होंने करना कराना है। पनामा पे तो इजाजुल हसन साहब ने भी कहा कि ऐसा फैसला होगा सदियां याद रहेंगी। सदियां, अब फैसला होता ही वो है जो सदियां याद रखा जाए। फैसले जिनका ताल्लुक हुक्मरानों से हो या हुक्मरान तबकात से जी, और इस लेवल के जो 2, 4, 5, 7 खानदान हैं जो जोंकों की तरह चिमटे हुए इस मुल्क को, वो सदियों तक याद रखे जाने वाला अगर नहीं होगा तो फिर वो फैसला नहीं होगा, वो रन ऑफ द मिल कोई बेकाम होगा। ठीक है, आया भुगता दिया, ठीक है। अच्छा, ये हम क्या, हाँ, उस होता क्या है, स्पाइन इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है ना जी, कानून का वो दर्जा है। ऐसे ही फैसले कौमों की तकदीरों के फैसले करते हैं। और मैंने कहा ना, ये जैसे रीढ़ की हड्डी जैसा काम है, तो नाकाम और कामयाब माशरों के मवाजने या तकाबली जायजे पे आप चाहो तो घंटों बहस कर लो, बट बुनियादी फर्क ये होता है कि एक में कानून होता है, एक कानून के नाम पे मजाक होता है, खिलवाड़ होता है। समझ गए वहां? फैसला तो ये होना है कि यहाँ कानून है कि लाकानूनियत है।
छोटी सी हाँ, मैं वो बात बीच में रह गई, भूल गया मैं। पीटीआई वालों को चाहिए कि पनामा से फारिग होके वो कहें नहीं करते, हम जाते ही नहीं इलेक्शन में जब तक इलेक्ट्रॉनिक फूल प्रूफ बंदोबस्त, फूल प्रूफ अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में, फूल प्रूफ तो कुछ नहीं, टेम्परिंग की, जब राइट सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, राइट सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तब तक। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ठीक है, अपने मौजूद को फिर डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जरदारी साहब कौम को धोखा ना दें। सीपैक अगर उनका मंसूबा था तो उन्होंने संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा? कौन है जिसने धोखा नहीं दिया? बाबाए कौम थे, वो जल्दी चलेगा, उसके बाद तो धोखों की एक सीरीज है। मुझे समझ नहीं आती हमारी ये जो कम्युनिटी है ना पॉलिटिशियंस की, कौन लोग हैं? पार्लियामेंट में ये सच नहीं बोलते, अदालतों में ये सच नहीं बोलते, और अवाम के साथ सामने जिनको ये बहुत ग्लोरीफाई करते हैं वहां भी सच नहीं बोलते, और झूठ बोलने के बाद कहते कि हैं वो सियासी तकरीर थी। इसका मतलब है सियासत निजासत है, गलाजत है, गंदगी है, झूठ है, बकवास है। इसका सादा अवामी तर्जुमा ये है, वो तो सियासी तकरीर थी। समझ नहीं आती ये सच कहां बोलते हैं। मोटी बात बताऊं, ये प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके हम बेनिफिशरीज ऐसे है जैसे को बहुत लंबी चौड़ी बारात पूरी रेल में आ रही हो और कुलियों की लॉटरी निकल आए और कहें बड़ी अच्छी दिहाड़ी लग गई। ये बारात आ रही है पूरी चाइनीज की, उनके खेल बड़े हैं, उनके अज़ाइम भी बड़े हैं जी। अल्लाह से जिंदगी दे, इतनी लंबी तो नजर नहीं आती जैसी हमारी हरकतें हैं, लेकिन 10-15 साल 20 साल के बाद लोग इन जुमलों को याद किया करेंगे जो मैं मुसलसल कह रहा हूं कि एक बार आने तो दो, चाइनीज जरा आ जाएं, सेटल हो जाएं। वो अब सीमेंट का भी अपना लगा रहे हैं, ये मैंने सुना है, करेक्ट कर दे कोई मुझे अगर मैं गलत हूं। वो कह रहे हैं स्टील भी आपका बहुत घटिया है, वो भी हम लगा रहे हैं, जब जाएंगे तो आपको दे जाएंगे। ओ भाई आपने जाना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सो ये जो है ना, इसमें मुझे हैरत होगी अगर सी पैक के नतीजे में अवाम को झूंगा भी मिल जाए ना। बचपन में झूंगा हमारे जमाने में मिला करता था, आपके जमाने में तो रिवाज ही बदल गए हैं। वो कुछ चीजें तो बच्चे को ना टॉफी दुकानदार ना दे देता था खुश होके, तो अवाम को अगर झूंगा भी मिल गया इसका, तो मैं क्या कह रहा हूं, हैरत। जैसे मैंने कहा था कि महंगाई और लोड शेडिंग कैटेगोरिक, मैंने कोई उसमें का के की चूके चुनाचे नहीं लगाया था इलेक्शन कैंपेन में, याद है। अब भी मैं बिल्कुल दो टोक, अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होगा। सही। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने सीएसएस 2018 के इम्तिहानात उर्दू में लेने का हुक्म मैं समझ गया पूरी बात। मैं अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यार, हम अजीब लोग हैं, मखबूतुल हवास नहीं होते जैसे। ओ भाई, जो बच्चे इस वक्त इंग्लिश मीडियम में जिनका बैकग्राउंड है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ए लेवल ओ लेवल, ये वो किधर जाएंगे? उनको तो एबीसी नहीं आती। आप इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। आइन में लिखा 73 के आइन में कि जी इतने साल के अंदर अंदर, वो तो आपने नहीं किया। भाई बुट रखो, जरा सब्र कर लो, अब टेक इट इजी, दोनों को साथ साथ चलाओ। ये एक फेज्ड आउट प्लान होना चाहिए, ये मीडियम वाला, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ से 10, 15, 20 ईयर्स वो सेटल हो जाए। वो सत्यानाश किया था ज़ियाउल हक ने, बच्चे बीच में लटके हुए, मीडियम उर्दू होगा कभी। अजीब कौम है हमारे तो, जो जिम्मेदार है ना, उनको भी मुझे लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। आज तक फैसले, जुमे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, वो फ्राइडे टाइम्स नाम का एक मैगजीन उन्होंने खोला, फ्राइडे की छुट्टी होती थी, वो बेचारे सर पकड़ के बैठे रो रहे हैं, वो चिपका हुआ नाम, छुट्टी इतवार को है। अजीबो गरीब लोग हो भाई। मीडियम, तुम क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आप बच्चों को ऑप्शन दो कि जिसने इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में कर ले, इसने उर्दू में करना है उर्दू में कर ले। बेशुमार मदामीन है जिनका उर्दू में अवेलेबल ही नहीं है। 43 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 51 में से 43 सब्जेक्ट्स जिनका उर्दू में, अच्छा क्या अवेलेबल ही नहीं है, क्या झकमार प्रोग्राम है। दोनों ऑप्शन दे दो, जिसको शौक पूरा करे। मेरे साथ आओ, बाहर खड़े होते हैं डेविस रोड पे, ठीक है,
इस गर्मी में खड़े होकर 500 बंदे से पूछते हैं डोमिसाइल का उर्दू तर्जुमा क्या है। चिंगची चलाने वाले को पता है डोमिसाइल क्या होता है। आपके ऑफिस में पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि उर्दू में, आप बताओ क्या है उर्दू में, पता है क्या है? तबत्तुन। अब ये उर्दू सिखाने के लिए तुम्हें 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये जोकरों जैसी बात है जो आप कर। तबत्तुन, या अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा को तुम्हारा कहां का तबत्तुन? जोकरों वाली बातें हैं ये। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का तर्जुमा, वो सर पकड़ के मैं बैठ गया, एक बंदा, बच्चा, एक पड़ोसी, पुरानी बात है, क्या आपने अंकल वो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मुझे बताया, वो उर्दू मीडियम का, मैं सर पकड़ के बैठा, पता लगा वो हो ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। इनके तो तर्जुमे ऐसे ऐसे मद का खेज हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है। बट प्लीज टेक इट इजी, अपनी नस्लें बर्बाद ना करो। राइट। अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपने एक ईमेल भी शामिल करेंगे, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। जब नुमान अहमद ने लंदन से हमें लिखा है कि एहतजाज का रवाज पूरी दुनिया में है, महज़ब दुनिया में भी एहतजाज होते हैं, लेकिन टायर जलाना, बसें जलाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना, ऐसा एहतजाज कहीं नहीं देखा जाता। ये इधर ही क्यों, पाकिस्तान में ही क्यों? जिन्होंने भी ये सवाल किया है उन्होंने इसके अंदर, इसके बतन में मौजूद है इसका जवाब। महज़ब दुनिया की बात की है उन्होंने। ठीक, महज़ब दुनिया में और गैर महज़ब दुनिया में फ़र्क है। एक ओनरशिप होती है, लोग ओन करते हैं अपने सिस्टम को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, एक अपनापन, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। तो मैं तो आपके ना कलाई पे मारूंगा डंडा अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, बिकॉज माइन। दो चीजें हैं, एक होता है माई प्रॉपर्टी, इट्स माइन, दिस इज माई कार, बट दिस इज नॉट माइन, क्योंकि अभी मैंने इसकी किस्तें देनी है। सो इस रियासत ने अवाम को किस्तें देनी है बहुत सारी। जब एतजाज हसन ने वो नज़म सी लंगड़ी लूली सी गाई थी ना, रियासतों की माँ के जैसी, मैं हंसता था, ये सुतेले माँ के जैसी तो होगी, पर जरा तफसील तो बताओ। एक खबीस किस्म की सुतेली माँ। अब लोगों को सरकार की प्रॉपर्टी, ये ट्रैफिक सिग्नल उनको अपना नहीं लगता। जिसके पास खड़ा सिपाही या कांस्टेबल जो भी होता है उसको बेइज्जत करता है, ठुड्डे मारता है एक बूढ़े आदमी को। चंद दिन पहले टीवी पे दिखाया था ना, वो ट्रैफिक सिग्नल उसको किसी दुश्मन की प्रॉपर्टी लगती है। वो जब टायर जलाता है ना, तो उसे पता है नीचे सड़क बर्बाद होगी, ऊपर फिजा बर्बाद होगी, उसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अपने घर में लगाए खां आग। मुझे बड़ा एहतजाज, बड़ा मुझे मरोड़ उठ रहा है ना, मैं एहतजाजन अपना घर जलाऊं, वो तो मैं नहीं करूंगा। मैं जलाऊंगा सरकारी प्रॉपर्टी, क्योंकि सरकार मेरी नहीं है। रियासत मेरे साथ मिसबिहेव करती है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, मुझे बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी से महरूम रखती है, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वो मुझे इंसल्ट करती है, मेरी तौहीन करती है, मेरी तज़लील करती है। समझ गया? इसलिए ये नहीं होगा फर्क। मुहज़्ज़ब उन्होंने कहा ना, देखो मैं पेट्स रखता हूं, मैं बहुत बेशुमार कबूतर, कूंजें, इस तरह की चीजें हमने अपने बेलीपुर वाले घर में। इधर तो जाहिर है आप ही फिट आ जाए तो बड़ी बात है। वो फार्म हाउस में तो आप यकीन करो, इतना पेट्स का शौकीन, उनसे मोहब्बत करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, दिन में 3 बार उनकी ना वो कुनालियां सी साफ के जी पानी साफ रहे, इनका दाना मिला इनको नहीं मिला। आप यकीन करो, मैं अपने लाडले चहीते कबूतरों में पास जाता, उड़ जाते। वेस्ट में 1 नहीं 2 नहीं कई बार हुआ है, कबूतर आके मेरे कंधे पे बैठ गया। यानी स्टेट उसको भी ये पैगाम दे, ये आपको हैरान, हाँ, कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी की जुर्रत नहीं। कबूतरों तक को पैगाम चला गया वहां। हिरन घुस जाते हैं आपके घर में। वेस्ट में मेरी तो 3 बहनें माशाल्लाह वहां रहती हैं, लॉज मेरे सारे वहां। वो तमाशा देखने वाला होता है।
یہاں ہمسائے کی مرغی نہیں چھوڑتے وہ گھر میں آ جائے تو. اب میری بات نہ بھی آئے تو رویے اور ہیں. سو وہاں تحفظ کا احساس، تحفظ، سیکیورٹی کا احساس پرندوں اور جانوروں تک کو منتقل ہو گیا ہے، یہاں انسانوں کو نہیں ہوا. سو جی اچھا صاحب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. وفاقی شرعی عدالت نے ریمارکس کیے ہیں کہ جب سود کی ممانعت کا حکم ہوا تھا تو تب معیشت اور موجودہ معیشت میں کوئی فرق تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی یہ وفاقی شرعی عدالت کا ایک ایسا کامنٹ ہے کہ اگر میرے مائک نہ کھڑا ہوتا لگا ہوتا تو میں کھڑا ہو کے سلام پیش کرتا. یہ ہے سوچنے کا طریقہ سپیریئر. یہ 1500 سال پرانا معاشرہ نہیں، اور یہ 1500 سال پرانا سود بھی نہیں ہے. اٹ از ڈفرنٹ. بنیادی تو سود بہت بھیانک چیز میں کوئی شک نہیں. سود کیا ہے کہ میں نے آپ سے 1000 روپیہ لیا، جی میں آپ کو 2-3 ہزار واپس کر چکا ہوں، 1000 پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہ ہے ربا. یہ بھیانک چیز ہے. یہ انسان کو زندہ کھانے والی چیز ہے. جی. لیکن یہ جو آج کل ہے رینٹ کار ہوتا ہے نا، جی یو رینٹ یور ہاؤس، یو رینٹ یور شاپ، کرائے پہ دیتے ہو نا دکان، بالکل پیسے لیتے ہو، کرایہ لیتے ہو اس کا. آپ یہ میں بچوں کو بیسیکلی سمجھانے کے لیے یہ اس طرح کی مثالیں دیتا ہوں. آپ چلا رہے ہو، آپ نے گاڑی دی، اس کا آپ نے رینٹ پہ دی، کرایہ لی، ٹھیک. تو سرمایہ بھی آپ سمجھو کرائے پہ دے رہے ہو. بینک ہے، آپ نے بھی پیسے رکھے، میرے بھی، تو ہم مطلب سب کے پیسے بینکس میں. اوکے، بینک کیا ہے؟ ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی بلاک ہوئی ہے بھائی. وہ ایک برانچ کا پتہ نہیں سال کا کتنے کروڑ اگر کرائے پہ تو کرائے دے رہے ہیں، اے سیز چل رہے ہیں، بڑی بڑی سیلریز. یہ وہ اکانومی نہیں ہے. دیکھو مسلمان کی ایک پہچان میں 20 بار یہ کر چکا ہوں، مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس عہد کے تقاضوں کو پوری بلوغت سے اور پوری ذہنی قوت سے ان کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمیں اپنے ویور سے اجازت چاہیے. لکھنا نہ بھولیے MMR.Geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.